अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिक्टेटरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। हुकूमत की एक ऐसी शक्ल जो तारीख भर के रहनुमाओं ने इस्तेमाल की है और आज भी ये मौजूद है। आइए देखते हैं कि आखिर डिक्टेटरशिप है क्या, हाउ इट वर्क्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। Dictatorship is a form of government in which one person or a small group possesses absolute power without any effective constitutional limitations. यानी एक खास फर्द या एक छोटा सा ग्रुप, उसके पास बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड पावर है और उसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं। डिक्टेटरशिप का टर्म लैटिन टाइटल डिक्टेटर से आया है। कहा जाता है कि रोमन रिपब्लिक में एक आर्जी मैजिस्ट्रेट को नामजद किया गया था जो स्टेट क्राइसिस से निपटने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पावर भी दिए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो सबसे पहला डिक्टेटर होगा वो रोमन रिपब्लिक का ही होगा। डिक्टेटर आमतौर पर आमिराना सियासी ताकत हासिल करने के लिए ताकत या धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, जिसे वो धमकियों, दहशतगर्दी और बुनियादी शहरी आज़ादियों को दबाने के जरिए बरकरार रखते हैं। इतना ही नहीं, और अवामी हमायत को हासिल करने के लिए वो प्रोपेगेंडा की टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं कि आखिर डिक्टेटरशिप में क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पर मैं एज एग्जाम्पल लैटिन अमेरिका को लूँगा। 19th सेंचुरी में लैटिन अमेरिका में हमें बहुत से नए डिक्टेटर्स देखने को मिले, खासकर तब जब स्पेनिश कॉलोनियल रूल से बहुत से नए मुल्क आज़ाद हुए। और ऐसे लीडर्स की एग्जाम्पल एंटोनियो लोपेस दी सेंटा मैक्सिको में और उवन मैनुअल दी रोजास अर्जेंटीना में, इन्होंने ऐसे ही किया था। ये तो रहे 19th सेंचुरी के डिक्टेटर्स, लेकिन जो 20th सेंचुरी के डिक्टेटर्स थे वो इनसे खासे मुख्तलिफ थे। सबसे पहली वजह ये कि वो नेशनल थे, प्रोविंशियल लीडर्स नहीं थे, वो नेशनल लीडर्स थे। इतना ही नहीं, वो कुछ खास नेशनल मिलिट्री ऑफिसर्स के जरिए ही अपनी पावर की पोजीशन पर रखे जाते थे, और साथ ही उन्होंने कोशिश की कि मेंटेन रखे प्रिविलेज्ड एलिट्स के इंटरेस्ट को। पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप की कुछ मिसालें ये हैं: द टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर इन जर्मनी फ्रॉम 1933 to 1945, द डिक्टेटरशिप ऑफ फ्रांसिस्को फ्रैंको इन स्पेन फ्रॉम 1935 to 1975, और इसी तरह पॉल पॉट इन कैम्बोडिया फ्रॉम 1975 to 1979। साथ ही किम जोंग इन नॉर्थ कोरिया फ्रॉम 1994 टिल 2011। इस तरह की आपको और बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। अब आइए इसके कुछ एडवांटेजेस को देखते हैं। है तो बहुत कम एडवांटेजेस के, पर आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कहा जाता है कि जिस मुल्क में डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसकी एक मिसाल मैं सिंगापुर की देना चाहूँगा कि वहाँ पर 2022 में एक सर्वे की गई और पता चला कि जो होमिसाइड रेट थी वहाँ पर सिर्फ 0.17%। इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज देखने को मिल सकते हैं, खासकर एमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान। अगर एक डिक्टेटर ऑर्डर दे कि ये काम करना है तो बस समझे वो काम हो भी गया। इतने इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। इसी वजह से कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप में रेड टेप बहुत कम है। थर्डली, कभी कभार हम डिक्टेटरशिप को एज एन इंजन ऑफ इनोवेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जमहूरी निज़ामों की तरफ से आयद पाबंदियों से आज़ाद है। इसकी एक काबिल ज़िक्र मिसाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की है, क्योंकि तारीख में पहली बार इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो असॉल्ट राइफल्स तैयार किए, किसी ने इनको रोका टोका नहीं। ये तो हो गए इसके चंद गिने चुने एडवांटेजेस। हाउएवर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए उनको डीपली डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये पर्सनल राइट्स को महदूद कर देता है। वो कैसे? यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, ये सारे महदूद हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी एक मैं मिसाल ईरान की देना चाहूँगा। ईरान में सिटीजन्स को फोर्स किया गया है कि वो ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को फॉलो करे, और इतना ही नहीं, अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोल दे तो उसको अरेस्ट या एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ ह्यूमन जो बेसिक राइट्स डिनाई होंगी तो आप खुद सोचे, ये इनजस्टिस हुई नहीं। इसी वजह से डिक्टेटरशिप को इनजस्टिस करार दे दिया गया है। इतना ही नहीं, ये किसी मुल्क के डेवलपमेंट और बहाली में रुकावट बन सकते हैं।
کیونکہ جو اکثر ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی دیگر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹ نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا سید باہ، جنہوں نے صومالیہ میں 1969 سے لے کر 1991 تک ڈکٹیٹرشپ قائم رکھی۔ انہوں نے بھی بیسک فیسلٹیز میں انویسٹمنٹ نہیں کی، جیسے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ الٹا انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی اپنی نیبرنگ کنٹریز سے، اور اس طرح جو صومالیہ کا اسٹیٹ تھا کولیپس کر گیا۔ فیمین نے اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر جگہ وائلنس ہی وائلنس دیکھنے کو ملی۔ ڈکٹیٹرشپ کی ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل بدامنی اور سول وار کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال میں دینا چاہوں گا سیرا لیون کی، جہاں پر صرف اسی لانگ سٹینڈنگ ڈکٹیٹرشپ اور کرپشن کے خلاف سول وار لڑی گئی۔ اگر آپ سول وار کے بارے میں ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو کو چیک کر لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ایک اور اسٹرکٹ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کریٹیوٹی کو دبا سکتی ہے، یعنی انوویشن کو روک سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پور ایجوکیشن اور پور ریسرچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی ایک نوٹیبل ایگزامپل نارتھ کوریا ہے۔ یہ کنٹری انٹرنیشنل کمیونٹی سے بالکل آئسولیٹڈ ہے، اسی وجہ سے تو یہ اتنی پیچھے ہے۔ یہ 186 اکانومی ان دا ورلڈ ہے اور ایشیا کی پورسٹ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے۔ اور بھی اس کے کافی ڈرا بیکس ہیں جو اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں جتنے ویڈیوز نئے بناؤں گا وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی۔ ساتھ ہی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے کسی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔